हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड विद जियाट्रिक केयर एंड पैलिएटिव केयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन से जो इस बार आने के चांसेस है। ठीक है, इसमें आपके सप्लीमेंट्री का एग्जाम लगेगा, जबकि आपका एग्जाम है 16 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम है। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपना सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अपने पहले किस नाम से था? एमएसएन सेकंड के नाम से था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, जैसे कुछ एक यूनिट उसमें से उठा के उसमें से दे दिए, उसमें से उठा के उसमें से दे दिए। ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि आप एमएसएन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस पढ़ के आप क्या कर सकते हो, अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। क्योंकि एमएसएन सब्जेक्ट अपना सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है, जहां से क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन ही होते हैं जो अपने एग्जाम में आने लायक होते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरी देखे, स्किप ना करें। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो अपन चलते अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे अपन पहले अपने पहली यूनिट के ऊपर जानते हैं। पहली यूनिट अपनी है ईएनटी के ऊपर। ठीक है, ईएनटी में आपके ओनली एंड ओनली आपको पूरी ईएनटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे ओनली 3 क्वेश्चन ही आते हैं। जो आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है वो ओनली 3 क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ईयर के बारे में। ठीक है, तो ईयर में आपसे एक तो पूछेगा कि फॉरेन बॉडी, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछेगा इनर ईयर के बारे में, मेन ईयर डिजीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपसे ओनली 2 क्वेश्चन पूछेगा, फॉरेन बॉडी का मैनेजमेंट कैसे करोगे, और मेन ईयर डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना ओटाइटिस मीडिया। यहाँ आपकी ईयर की कौन है? ओनली 3 डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी। ठीक है, थ्रोट में अपन बात करेंगे, थ्रोट में आपको कोई सी भी डिजीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नोज में आप एक डिजीज देख लेना जो आपके शॉर्ट नोट्स में आएगी, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस कह दे या फिर नोज ब्लीडिंग कह दे, एक ही बात है। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है? एपिस्टेक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ आपके ओनली 4 क्वेश्चन बने। कौन कौन सा? ईयर के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ईयर में क्या क्या था अपना? सबसे पहले फॉरेन बॉडी, दूसरा ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, तीसरा अपना मेन ईयर डिजीज, और थ्रोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नोज में आप देख लेना ओनली एपिस्टेक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके से है ना, ईयर के अंदर 2 प्रोसीजर है, वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, सबसे पहले तो हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या होता है? ठीक है, हियरिंग एड मतलब कि जैसे कि आप एक बेरा आदमी है, ठीक है, तो बेरा आदमी के लिए आप जो भी हियरिंग एड प्रोवाइड कराते हो, हियरिंग एड किस किस के इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। हियरिंग एड जैसे आप वहां पर क्या कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे कि ये अपना हियरिंग एड हो गया। ठीक है, जो आपके क्या करता है, सबसे पहले ये अपना एम्पलीफायर हो गया, यहाँ से वॉइस बटन वगैरह सारी चीजें आप क्या कर सकते हो। जो अपने कान में जो बेरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हियरिंग एड का यूज में लेते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है डीफनेस। डीफनेस क्या हो गया? अपना बेरापन का मतलब प्रोसीजर होता है, और उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये अपना पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। यहाँ आपको सारी डिजीज पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली मेन ईयर डिजीज, ओटाइटिस मीडिया और फॉरेन बॉडी। तीसरा हो गया अपना एपिस्टेक्सिस और डिफनेस। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट अपने किसके ऊपर है? आई डिसऑर्डर। ठीक है, आई डिसऑर्डर, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे एक तो रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? ठीक है, ये अपनी सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज जो है, जो अपने इंडिया के अंदर, मतलब अपन बात करें कि जो आंखों की जो डिजीज है ना, आंखों की डिजीज में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी? आपकी कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है जो क्या करती है, इंडिया के लोगों को अफेक्ट करती है, वो क्या? अपनी रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर के चारों टाइप्स के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, उनके बारे में। ठीक है, ये हो गया अपना रिफ्रैक्टिव एरर। इसके बाद मैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करूंगा, कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा में क्या होता है? अपना आईओपी, इंट्राओकुलर, जो भी अपना आईओपी का प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मल से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो अपना क्या कहलाता है? ग्लूकोमा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना रेटिनल डीअटैचमेंट। रेटिनल अटैचमेंट क्या होता है कि जो रेटिना से जो अटैचमेंट होती है लेयर, वो क्या हो जाती है? डीअटैच हो जाती है, वो अपना क्या कहलाता है? रेटिनल डीअटैचमेंट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अपने आई के डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किडनी के डिसऑर्डर। किडनी के डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो आपके 4 क्राइटेरिया होते हैं, उनको जरूर आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूंगा एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, ARF एंड CRF।
CRF या KRF, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये तीन ही क्वेश्चन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। शॉर्ट नोट्स में आपके रीनल कैलकुलाई के बारे में आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन थर्ड यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव में दो ही क्वेश्चन है आपके। सबसे पहला हो गया आपका एपिडिडाइमिस एंड, एक तो हो गया आपका एपिडिडाइमिस और एक हो गया आपका हाइपोडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, हाइपोडिडाइमिस में क्या होता है, जो अपना यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ओपनिंग में क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, वो अपनी क्या कहलाती है, एपिडिडाइमिस और हाइपोडिडाइमिस कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट 4। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 के बारे में, जो आपकी बर्न के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा बर्न का मैनेजमेंट पढ़ना है। बर्न क्या होता है, रूल ऑफ 9। ठीक है, इसमें आपको रूल ऑफ 9 के बारे में तो आप जरूरी देख लें। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर कई बार क्या होता है कि आपसे ये पूछ लेता है कि उतना जला हुआ है तो वो किस डिग्री का बर्न है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री का बर्न है। ठीक है, फिर आपसे उसका मैनेजमेंट पूछेगा। तो आप अगर रूल ऑफ 9 को अच्छे से समझ लोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कि किस डिग्री का बर्न है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर बर्न के बारे में, बर्न में आपसे एक पूछ सकता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है। ठीक है, ये इसके अंदर ओनली दो क्वेश्चन है। पहला हो गया आपका बर्न, पूरा पढ़ लेना टॉपिक, बर्न की किसके, बर्न के कोज क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है और रूल ऑफ 9 क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। ठीक है, ये हो गया अपना यूनिट 5 कंप्लीट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में। यूनिट 6 की बात करें तो इसमें आपका सबसे, एक तो आपके मैंने आई के अंदर बताया था कि आई के अंदर आपके बड़ा क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इस यूनिट में आपके बड़ा क्वेश्चन आने का चांस भी ज्यादा है। ठीक है, एक तो आपका आई की डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ लेना, एक आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है अपना सीवीए। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, सीवीए हो गया या स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है पूरी एमएसएन सेकंड के अंदर या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अपना हो गया आपका जो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्या आएगा क्वेश्चन आपका, इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, यहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछेगा इंक्रीज आईसीपी क्या होता है। ठीक है, ये आपका बड़े क्वेश्चन के रूप में सीवीए पूछेगा, शॉर्ट के अंदर आपसे पूछेगा इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, इसके अलावा आपकी डिजीज हो गई, जैसे आपका एक हो गया बेल्स पाल्सी क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया क्या है, एक आपका अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज और जीबीएस। ठीक है, गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, एक यहाँ पर आपसे पूछ सकता है हेड इंजरीज। ठीक है, हेड इंजरीज क्या है। ठीक है, हेड इंजरीज के कोज क्या क्या है, हेड इंजरीज किसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा सेकंड, जो आपकी 5th यूनिट है वो कंप्लीट। यहाँ पर आप एक सीजर के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि सीजर इंपॉर्टेंट, सीजर से कह दो या फिर आपका कन्वर्जन कह दो। ठीक है, ये आपका सीजर के नाम से आ सकता है, कन्वर्जन के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरी यूनिट, इसके बारे में यूनिट नंबर 6 के बारे में अपन डिस्कस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 किसके ऊपर है, अपनी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल में यहाँ आपसे एड्स के बारे में अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, मतलब एड्स क्या है। ठीक है, एड्स की एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे। ठीक है, जैसे कि आप एक वार्ड के अंदर हो तो वार्ड में आप जैसे मदर को क्या क्या चीजें अगर प्रोवाइड करा सकते हो, हेल्थ एजुकेशन, ब्रेस्ट के HIV और इसके क्या नाम है आपके एड्स के रिगार्डिंग आप क्या क्या हेल्थ एजुकेशन आप कम्युनिटी के लोगों को, या फिर आप एज ए नर्स हॉस्पिटल में क्लाइंट को क्या क्या नर्स हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपसे एनएसीपी क्या हो गया आपका, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था आपका, 1987 के अंदर आया था। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ आपका, 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 में आपका क्या हुआ था, नाको वाला सिस्टम लागू हुआ था। ठीक है, ये आपकी एजेंसी प्रोग्राम है और ये आपकी क्या है, एजेंसी है जो इंडिया में लागू हुई थी, नाको। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके बाद में आता है अपने ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑन्कोलॉजिकल में अपन बात करें तो ऑन्कोलॉजिकल में क्या है अपना, ऑन्कोलॉजिकल मतलब कैंसर। ठीक है, तो कैंसर में सबसे पहले आपके इसमें से जैसे ये सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपसे ज्यादातर आपके शॉर्ट नोट्स में ये दो ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक तो आपसे पूछेगा, एक और लिख दो यहाँ पर, पैलिएटिव केयर। ठीक है,
सपोर्टिव केयर क्या होती है, होस्पाइस केयर क्या होती है और पैलिएटिव केयर क्या होती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप देख लेना, सपोर्टिव केयर, होस्पाइस केयर और पैलिएटिव केयर। बाकी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली आप एक दो कैंसर को देख लेना। जैसे आपका एक तो हो गया आपका, फर्स्ट में बात करूंगा ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया को देख लेना आप। ठीक है, एक आपका हो गया बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, और एक हो गया आपका ल्यूकेमिया। ठीक है, आप ओनली ल्यूकेमिया को देख लेना, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर जो आपकी तीनों केयर है वो जरूर देख लेना। ठीक है, जैसे इसमें लिंक लिख रखी है, लेकिन आप लिख लेना कौन कौन सी आपकी, सबसे पहले सपोर्टिव केयर, होस्पाइस केयर और एक है पैलिएटिव केयर। ठीक है, तीनों केयर के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में आपका आ गया डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग में सबसे पहले डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर के 2 टाइप होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल क्या हो गया, जैसे अपना भूकंप हो गया, बाढ़ आना। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, या फिर अपना भूकंप हो गया, बाढ़ आना हो गया, चक्रव्यूह आना, चक्रवात आना। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, सारे नेचुरल हो गए। मैन मेड जो मैन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बम ब्लास्ट हो गया। ठीक है, या फिर आपका अपन बात करें कि एयर क्रैश, प्लेन क्रैश हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, ये किसके थ्रू होते हैं, अपने मैन मेड्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके डिजास्टर की जो आपकी फेज होती है ना, वो 5 फेज होती है। ठीक है, डिजास्टर साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिजास्टर साइकिल। यहाँ लिख नहीं रखा है, लेकिन आप लिख लेना डिजास्टर साइकिल। ठीक है, डिजास्टर साइकिल जरूर देख लेना आप, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछ रखा है डिजास्टर साइकिल को। ठीक है, ये इसकी एक फेज है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस साइकिल की ही फेज होती है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट यूनिट। यहाँ पर आपके डिजास्टर से ओनली क्वेश्चन आएगा, डिजास्टर क्या होता है, टाइप और डिजास्टर साइकिल। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हो गया अपनी 10th यूनिट। 10th यूनिट में एल्डरली केयर के लिए आप क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सिंग केयर होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यूनिट चाहे आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो पूरी यूनिट। ठीक है, ये यूनिट आप पूरी स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो इसको आप ओनली ये यूनिट अपन बात करते हैं कि, क्योंकि ये सारे जो केयर वगैरह हो गए ना, वो सारे आपके अदर्स यूनिट के अंदर आ गए। उसी से पूछेगा कि लीगल और एथिकल क्या क्या, फॉर्मलिटी, इनफॉर्मलिटी, फैमिली को आप कैसे समझाओगे, नर्स को, पेशेंट को कैसे समझाओगे, पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करोगे अच्छी ट्रीट के लिए। ठीक है, तो वो अपने पूरी यूनिट के अंदर है। इस यूनिट को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर 11 में मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 11 किसके ऊपर हो गया, आपकी आईसीयू के ऊपर। ठीक है, तो आईसीयू में आपको सबसे पहले जरूरी इसकी चीज है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप इसका ऑर्गेनाइजेशन जरूर देख लेना। ठीक है, मतलब आईसीयू का सेटअप क्या होता है, पॉलिसीज क्या है, स्टाफिंग के नॉर्म्स क्या है। ठीक है, फिर उसके अंदर आने वाले क्या क्या इक्विपमेंट यूज में आते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं आईसीयू के। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूरी यूनिट के अंदर ओनली आपको आईसीयू के बारे में पढ़ना है, आईसीयू का क्या सेटअप होता है, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, और उसके अंदर पॉलिसीज और स्टाफिंग नॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अपन आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू देखे तो जो अपना स्टाफिंग नॉर्म्स क्या है आईसीयू के अकॉर्डिंग, 1:1, एक नर्स पे 1 पेशेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर देख सकते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर को अपन क्या बोलते हैं, पैलिएटिव केयर कहते हैं। ठीक है, जो मतलब आप पेशेंट की लाइफ की एंड केयर, मतलब पेशेंट अब जैसे कि इसकी जो भी आपने इलाज कर करके थक गए। ठीक है, जैसे कि कैंसर के 4th स्टेज पे, ठीक है, एचआईवी एड्स के 4th स्टेज पे, तो वहां पर पेशेंट का कोई भी इलाज संभव नहीं है, या फिर पेशेंट की मतलब जो एंड ऑफ लाइफ होती है ना, उसकी केयर कैसे दोगे, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट और या लास्ट यूनिट है अपनी ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोल दे, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोल दे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 ऑक्यूपेशनल डिजीज के नाम लिखने हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे। जैसे कि आप एक सिलिकॉन की फैक्ट्री है। ठीक है, तो सिलिकॉन की फैक्ट्री में सिलिकोसिस डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, या फिर अपन बात करें किसान के अंदर, किसान के अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज है, तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, किसान को आप, फार्मर्स को हेल्थ एजुकेशन दे के आप क्या कर सकते हो, डिजीज के रिगार्डिंग बता सकते हो। और या फिर जितने भी अपने आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीज है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीज में आप नर्सिंग मैनेजमेंट में मतलब हेल्थ एजुकेशन कैसे दोगे लोगों को, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कह दो या फिर एमएसएन नर्सिंग कह दो, उसके सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके बारे में हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट अगर लिखना नहीं आ रहा है तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट की वीडियो जरूर देख ले, इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगी। क्योंकि जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है
वही आपको नंबर दिलाता है। और अधिकतर है, जिसे नर्सिंग के अंदर अपन बात करें तो 90% जो स्टूडेंट है ना, उनको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना नहीं आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट की वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देख ले, ताकि आपका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वहां से आपके नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आपके नर्सिंग मैनेजमेंट से नंबर नहीं कटेंगे तो आप डिजीज के अंदर ओनली आपको डिजीज की डेफिनेशन हो गए या फिर आपको डिजीज की ओनली इंट्रोडक्शन पता होगा ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो या अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों अपने क्लासमेट्स को जरूर सजेस्ट करें।